नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही हैं, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स देते हैं। लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत होगी एक बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और इसमें तीनों कृषि कानून वापसी पर क्या मुहर लग सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी है। प्रकाश, स्वागत है आपका। सर, क्या लग रहा है आज की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है क्या? प्रकाश, देखिए, इस बात की पूरी संभावना तो है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसकी इस बात की पूरी संभावना तो है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है और अब इसको कैबिनेट की अप्रूवल चाहिए। हालांकि एक औपचारिकता ही है और इस बात की भी घोषणा सरकार ने कर दी है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने खुद की है कि वो संसद के शीत सत्र में इन तीनों ही कानूनों की वापसी को लेकर जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। हालांकि लिस्टेड एजेंडा में, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, इसको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन टेबल्ड एजेंडा के तौर पे कृषि कानूनों की वापसी जो है ये आज कैबिनेट के एजेंडे में आ सकता है और इस पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इसके अलावा जो जानकारी हमें मिल रही है, हमें सोर्स बता रहे हैं कि 5 एजेंडा है आज कैबिनेट में जिस पर चर्चा चल रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से हमारे सोर्स इस बात की पुष्टि तो नहीं कर पा रहे हैं कि इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मुख्य मसले हैं जिस पर चर्चा चल रही है, लेकिन क्रिप्टो का एक मसला है, क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने को लेकर उस पर एक बिल आना है इस संसद के शीत सत्र में ही, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं। वो एजेंडा रह सकता है, इस पर कैबिनेट चर्चा कर सकती है और इसको भी मंजूरी मिल सकती है, जिसमें इस बात की रूपरेखा तय होगी कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या नियम बनाए जाएंगे। तो पहले इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत होगी और इस पर अगर आज कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है फिर सरकार इसको संसद के शीर्ष सत्र में बिल के तौर पर पेश करेगी। तो ये दो अहम चीजें हैं। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि करीब करीब 1 या 1:30 बजे के आसपास ये बैठक खत्म होगी और इस बीच में अगर हमें कुछ और जानकारी मिलती है तो हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया प्रकाश। 2 अहम मुद्दे हैं जिस पर आज नजर रहेगी कैबिनेट की बैठक में। क्रिप्टो करेंसी बिल को लेकर उस पर क्या फैसला हो सकता है और आगे आने वाले समय में उसके बिल को लेकर एक नया कानून बनाया जा सकता है संसद के शीतकालीन सत्र में। और दूसरा, कृषि कानून जो तीनों बिल वापसी का फैसला किया गया था, क्या उस फैसले पर मुहर लगेगी और संसद के शीतकालीन सत्र में इसे वापस रद्द किया जाएगा। शुक्रिया प्रकाश, आपसे वापस अपडेट दिन भर लेते रहेंगे। चलिए अब रुख कर लेते हैं वायदा बाजार का। सबसे पहले बात होगी कच्चे तेल की, जहां पर कल शाम के सत्र में वापस से कच्चे तेल में तेजी आ गई थी। $82 के ऊपर पहुंच गया ब्रेंट क्रूड का भाव और MCX क्रूड में भी आज हालांकि रेंज में कारोबार हो रहा है, लेकिन कल के सत्र में तेजी दिखी थी। मनोज जैन हमारे साथ है, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर है। सर, स्वागत है आपका। सर, क्या लग रहा है, कच्चे तेल की तेजी वापस से फिर से रफ्तार पकड़ लेगी क्या? नमस्कार विश्व मोहन जी। कच्चे तेल में हमने भारी उठापटक देखी है। कल शुरुआती सत्र में दबाव था, $75 पर बैरल के लेवल्स हमने टेस्ट होते हुए देखे थे। जब यूएस की तरफ से कोऑर्डिनेटेड रिजर्व्स जो है वो रिलीज करने की खबरें आई थी, लेकिन उसके बाद ओपेक की तरफ से स्टेटमेंट निकलते हुए आए कि यहाँ पे जो अगली मीटिंग 2 दिसंबर को शेड्यूल्ड है, वहां पे वो उत्पादन को लेकर के फिर रीअसेस जो है वो कर सकते हैं रणनीति अपनी। तो उसके बाद लोअर लेवल से फिर रिकवरी देखने को मिली है। मेरा मानना है कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर शायद भाव जो है वो सस्टेन होते हुए ना दिखे, क्योंकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है, यूरोप में फिर ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो आते हुए दिख रहे हैं बढ़ते हुए कोरोना केसेस के चलते। तो ऊपरी लेवल्स पर मेरा मानना है कि यहाँ पे जो है फिर एक बार दबाव बनता हुआ दिख सकता है। 5,940 अभी यहाँ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इंट्राडे के लिहाज से मेरा मानना है कि कल की बढ़त के बाद अब यहाँ बाइंग जो है वो अवॉइड करना चाहिए। 5,870 के नीचे सेलिंग की रणनीति बनाई जा सकती है और लक्ष्य यहाँ पे 5,760 का रखा जा सकता है। 5,940 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, यानी कल की तेजी के बाद अब लग रहा है कि जो वो लेवल आ गया है जहां से आपको सेल करना है, मनोज जी को लगता है कि आप इसे सेल करके जाए 5,760 के टारगेट के लिए। सर, लेकिन अभी इसकी गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई थी कि SPR से जो रिलीज हुए हैं वो पर्याप्त नहीं है, वो ऊंट के मुंह में जीरा है। अगर कुल मिलाकर समझे तो गोल्डमैन सैक्स यही कहना चाह रहा है। तो क्या लग रहा है कि क्रूड वो पर्याप्त नहीं होगा और आने वाली जो ओपेक की अगली बैठक है 2 दिसंबर की, क्या जो 4 लाख बैरल की जो कटौती का उनका करार है, क्या वो भी पूरा नहीं करेंगे? वो उत्पादन में कमी कर सकते हैं?
वही ओपेक का जो निर्णय है वो काफी अहम होगा अब ये स्ट्रेटेजिक रिलीज के बाद, क्योंकि अगर ओपेक यहाँ पे उत्पादन में स्टेटस को रखता है तो शायद फिर यहाँ पे एक बार मजबूती कीमतों में आती हुई दिखे। लेकिन ऊपरी लेवल्स पर कहीं ना कहीं जो डिमांड है ग्लोबल, क्योंकि पूरी दुनिया ऑलरेडी इन्फ्लेशन, बढ़ते हुए इन्फ्लेशन से चिंता जो है वो कारण बना हुआ है इन्फ्लेशन की बढ़ोतरी से। और हमने देखा है कि अब ग्रेजुअली जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे ओपेक की तरफ से शायद उत्पादन में कटौती की खबरें ना निकल कर आए और हो सकता है कि वो स्टेटस को मेंटेन रखे। लेकिन यहाँ पे अगर कीमतें ऊपरी लेवल्स पर बनी रहती है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड जो है वो कम होती हुई दिखेगी और वो नेचुरली जो है कीमतों को यहाँ पे कंट्रोल करती हुई दिखेगी। तो अभी $90 पर बैरल जैसा सीन जो है एकदम से दिखता नहीं है, क्योंकि यूरोप में फिर एक बार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी मजबूती है। तो मेरा मानना है कि ऊपरी लेवल्स पर यहाँ रेजिस्टेंस ही देखने को मिलेंगे और ओपेक के निर्णय पे जो है यहाँ पे अब नजर रखनी चाहिए। ओके, यानी ओपेक के फैसले पर आगे नजर रहेगी। लेकिन एसपीआर से किस किस देश ने कितना क्रूड जारी किया था वो आपको बता देते हैं। जापान ने अपने रिजर्व से 42 लाख बैरल, भारत ने 50 लाख बैरल जारी करेगा, वहीं ब्रिटेन 15 लाख बैरल और यूएस 50 मिलियन बैरल यानी 5 करोड़ बैरल यूएस जारी करेगा। हालांकि चीन की तरफ से नंबर्स नहीं आए हैं, लेकिन चीन भी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के जरिए चीन की तरफ से भी जारी किए जाएंगे। ऐसे ही साउथ कोरिया ने भी संकेत दिए कि वो भी अपने स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से क्रूड जारी करेगा। हालांकि गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है वो आपको दोबारा ग्राफिक्स के जरिए आपको एक बार दिखा देता हूं कि गोल्डमैन सैक्स ने इस पर क्या कहा है। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि ये पर्याप्त नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ये समंदर में एक बूंद के समान है। क्योंकि अगर आप एसपीआर भी अगर बाकी देशों के मुकाबले देखें तो काफ़ी छोटा इन देशों का। टॉप 10 जो बड़े एसपीआर वाले देश हैं उसमें अमेरिका 9वें नंबर पे है और भारत का तो कोई स्थान ही नहीं है। साथ ही जापान, ब्रिटेन वगैरह जैसे देशों का भी काफ़ी कम एसपीआर है। इसमें सबसे ऊपर वेनेजुएला और सऊदी अरब वगैरह है और इन टॉप 5 में तो ये कोई भी देश शामिल नहीं है। तो अब पूरी नज़र अब ओपेक प्लस की बैठक पे है, वहाँ पर किस तरह का फैसला होता है और उसके बाद ही संकेत मिलेंगे कि क्रूड का मार्केट आगे कैसे होगा। लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जब भी अमेरिका चाहता है तो कच्चे तेल के भाव नीचे आते हैं और जिस तरह से मिड टर्म इलेक्शन है, अगले साल संसद के चुनाव हैं अमेरिका में, तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि ग्रोथ जहाँ पर 3% हो और 6% की महंगाई, सीपीआई महंगाई हमने देखा था कि जिस तरह से बढ़े थे अक्टूबर महीने में यूएस में, तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि ग्रोथ से डबल इन्फ्लेशन हो। तो वो मैच्योर इकोनॉमी जो अमेरिका की तरह की इकोनॉमी है वहाँ पर इस तरह का बर्दाश्त किया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और कमोडिटी की, गोल्ड और सिल्वर की, जहाँ कल शाम के सत्र में तो हालांकि कमजोरी दिख रही थी लेकिन आज यहाँ पर रिकवरी दिख रही है। डॉलर में हल्की नरमी आई है, उससे यहाँ पर फायदा मिला। हालांकि बॉन्ड यील्ड अभी भी ऊपर की ओर बना हुआ है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें जो यूएस का है वो 1.62% के आसपास है। मनोज जी, क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर में आज तेजी है, ये आप रिकवरी आपको टिकाऊ लग रही है क्या? टिकाऊ नहीं कहेंगे लेकिन एक डेट कैट बाउंस जो है वो विश्वमोहन जी कह सकते हैं, क्योंकि हमने लगातार 4 सेशन में सोने में पिटाई होते हुए देखी थी। कीमतें एक बार $1800 के नीचे इंटरनेशनल मार्केट में फिसल गई थी। $1784 पे वहां एक मजबूत सपोर्ट था और उसी के आसपास से जो है कीमतों में एक रिबाउंड देखने को मिला है। तो ये 4 दिन के फॉल के बाद एक डेट कैट बाउंस जो हम कीमतों में कह सकते हैं और यहाँ से थोड़ी सी बढ़त आज के सेशन में देखने को मिल सकती है। डॉलर इंडेक्स में भी ऊपरी लेवल से हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है और बॉन्ड यील्ड भी ऊपरी लेवल से हल्के होते हुए दिखे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके चलते यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों में एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। सोना फिर एक बार 47,850 और चांदी भी यहाँ पे अगर हम मार्च वायदा की बात करें तो वहां 65,100 ये लेवल्स जो एक बार आ सकते हैं। तो उस लिहाज से बजाय मैं सोने और चांदी के यहाँ पे एमसीएक्स बुलडेक इंडेक्स जो है उसमें बाइंग प्रेफर करूंगा। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 14,220 के लेवल्स पर यहाँ बाइंग जो है एमसीएक्स बुलडेक्स इंडेक्स में की जा सकती है। 14,400 का एक लक्ष्य लगाएं और 14,090 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यहाँ पे मेंटेन करें।
चलिए, हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी भी है, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट है। सर, कल आपसे बात हुई थी और आपने कहा भी था कि एसपीआर इन देशों का बहुत ज़्यादा नहीं है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा असर हो। लेकिन क्या अब ओपेक प्लस के बैठक पर 2 दिसंबर को जो बैठक होने वाली उस पर नज़र टिक गई है? क्या उत्पादन कटौती का, बढ़ोतरी का जो पहले से करार उन लोगों ने कर रखा है, क्या उसको भी कम कर सकते हैं? ऐसी कोई आशंका लग रही है आपको? देखिए, ओपेक रिएक्ट तो करेगा वो दिखाने के लिए कि भाई वो भी एक मार्केट में, तेल के बाजार में शेर है, तो वो कमजोरी तो नहीं दिखा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ओपेक का पोस्चर जो है वो एग्रेसिव रहेगा, थोड़ा एकोमोडेट करेंगे लेकिन एग्रेसिव ही रहेगा, क्योंकि वो कार्टेल है, उनके लिए ये आवश्यक है। लेकिन दूसरी तरफ इतना जरूर है कि ओपेक के जितने बड़े देश हैं, खासतौर से सऊदी अरब है, इराक है, कुवैत है, उनको संदेश गया है बड़ा पावरफुल। ये पहली बार हुआ है, अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड है कि जितने बड़े बड़े उपभोक्ता, भारत, जापान, चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका, सबने मिल करके इस तरह का संदेश दिया है और अपने रिजर्व से तेल छोड़ करके एक मैसेज दिया है कि ये एक हथियार है हमारे पास भी, और आने वाले समय के अंदर हम और हथियारों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमको नहीं भूलना चाहिए कि तेल का सारा ट्रेड डॉलर से होता है, अर्थात अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से होता है। और दूसरी, इन देशों की सुरक्षा जो है कुल मिलाकर के मध्य पूर्व में ओपेक के ज्यादातर देशों की सुरक्षा अमेरिका के हाथ में, अमेरिका ही उनको एक तरह से सिक्योरिटी कवर देता है। तो एक मैसेज देना अमेरिका के द्वारा, व्हाइट हाउस की तरफ से इतनी बड़ी प्रेस रिलीज देना और ये पहल करना और नेतृत्व करना, जिसमें चीन भी शामिल हो गया है, हालांकि चीन उनसे लड़ रहा है लेकिन फिर भी शामिल हुआ है, तो एक बहुत पावरफुल मैसेज है। और कुल मिला के ये है कि भाई ठीक है, जो सही कीमत है वो लीजिए, जो $70 के आसपास या 65 के आसपास है, लेकिन आज जो कीमत आपने बढ़ा रखी है आर्टिफिशियली, ये हमको बिल्कुल कबूल नहीं है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मैसेज है। रिजर्व से जो तेल दिया गया है भारत में से, ठीक है 50 लाख बैरल आपने कर दिया, लेकिन ये तो हमारी रोजाना की खपत है, मतलब एक दिन की सिर्फ। भारत में तो 50 से लेकर 55 लाख बैरल हम रोजाना खपत है, तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है भारत तेल का दुनिया में। तो इसलिए, लेकिन एक मैसेज जो है वो पावरफुल गया है कि भाई सारे देश मिले हैं और आने वाले समय के अंदर और देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, यूरोप के भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के और एशिया के भी हो सकते हैं। तो एक इसको लेके ओपेक के अंदर डर जरूर है कि ये पहली बार इस तरह का हुआ है, ये लोग साथ में आए हैं, तो उसका रिएक्ट तो वो करेगा। अभी तो फेस कुछ भी रहेगा, लेकिन अंदर उनके अंदर जो घबराहट आई है इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि तेल जो है वो $70 के आसपास पहुंच सकता है शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म के हमेशा जो सस्ता हो जाएगा ये ऐसा मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि निवेश तो इतना हुआ नहीं पिछले 2 साल में तेल में। तो निवेश नहीं हुआ है तो जाहिर है कि आने वाले समय में कोविड के बाद जो डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है और उतनी सप्लाई नहीं हुई तो कीमत ऊपर जाएगी, ये तय है। लेकिन कम से कम शॉर्ट टर्म अभी तेल जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। ओपेक ऊपर स्टेटमेंट कुछ भी दे, लेकिन कुछ ना कुछ जो है इसका जवाब भी देगा और तेल को सस्ता होने देगा, जिससे उनके ऊपर जो दबाव है उसको थोड़ा कम किया जा सके। ओके सर, गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है उसमें कह रहे हैं कि ये ड्रॉप इन ओशन था, ये जो रिजर्व से, जो एसपीआर से, जो रिजर्व से जो जारी क्रूड होने हैं, और उनका कहना है कि जितना कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के जरिए लोग क्रूड जारी करेंगे उससे सिर्फ 2 बैरल कम होंगे प्राइस, जबकि ऑलरेडी 8 बैरल के आसपास जो रिसेंट हाई था अक्टूबर के महीने में हमने देखा था, उससे 8 बैरल तो ऑलरेडी करीब करीब नीचे आ गया था, लेकिन अब इससे सिर्फ 2 बैरल। तो क्या इसका कुछ असर होगा, या ओपेक प्लस को ये लगेगा कि इनके एसपीआर से जारी करने से कुछ फायदा तो होने वाला है नहीं? नहीं, देखिए, गोल्डमैन सैक्स के एनालिसिस से मैं सहमत नहीं हूँ। पहली बात तो वो खुद ऑयल मार्केट में प्ले करते हैं, तो उनका एनालिसिस जो होता है वो बायस्ड होता है क्योंकि वो उसमें प्ले करते हैं, इसलिए, लेकिन वो न्यूट्रल नहीं होता। दूसरा, उनका ये कहना है कि ड्रॉप इन ओशन, कुछ हद तक वो बात सही है, क्योंकि अगर जो अमेरिका ने 5 करोड़ बैरल, भारत ने 50 लाख बैरल ये सब किया है, तो कुल मिलाकर के इससे 3 दिन का जो कंजम्पशन है दुनिया का, उस पर फर्क आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। और दूसरी बात ये नहीं भूलिए, आपने अपने रिजर्व से किया है ना, तो आपको वही आने वाले चंद हफ्तों के अंदर रिजर्व को दोबारा जो है भरना पड़ेगा, तो तेल तो बाजार से ही खरीदेंगे। अमेरिका 5 करोड़ बैरल खरीदेगा, भारत को भी ये खरीदना पड़ेगा। आप इसको खाली तो छोड़ेंगे नहीं रिजर्व को, इसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, तो अर्थशास्त्र उसका वहीं वापस आ जाएगा। तो इसलिए मेरा ये मानना, उनकी बात में थोड़ी सी दम है, लेकिन इसका जो कारण ये नहीं है कि कितने बैरल निकला और कितना गया, इसका ये है कि पहली बार इन देशों के जो सबसे बड़े उपभोक्ता हैं वो उनका साथ में आए हैं और मार्केट के इतना पावरफुल मैसेज दिया। कोई भी बिजनेस हो, अगर आपका कस्टमर लामबंद हो जाता है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप
ताकतवर ओपेक क्यों ना हो। तो इसका जो मैसेजिंग है वो इम्पोर्टेंट है, और साथ में ये कहना है कि भी दुनिया की अर्थव्यवस्था रिकवर हो रही है, आप बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति जो है अनपॉपुलर हो गए हैं, वहां पे 6% महंगाई हो गई है, तेल की कीमतें जो है वो 60% बढ़ गई है आम उपभोक्ता के लिए, और कुल मिलाकर के उसको उनकी पॉलिटिकल कॉस्ट है। संसद के चुनाव आ रहे हैं 6 महीने के बाद वहां पे, और यही स्थिति लगभग आंतरिक स्थिति जापान में भी है, भारत में भी है, चीन में भी है, ब्रिटेन में। आम उपभोक्ता आंतरिक जो सरकारें अपनी हैं उनसे कह रहा भी तेल की कीमतों को संभालो। तो ये एक रिस्पॉन्स आया है, इसको ओपेक इग्नोर नहीं कर सकता। वो सप्लायर है, लेकिन अब जब तक डिमांड नहीं होगी, उपभोक्ता नहीं होगा, तो आपका बिजनेस कितने दिन चलेगा ये भी सोचना पड़ेगा। तो रिन्यूएबल में और तेजी से सारे देश जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है इसका बिल्कुल मैं असहमत हूँ गोल्डमैन सैक्स से। इसका असर पड़ेगा क्योंकि ये पहली पहल है। अगर इसको नहीं ओपेक सुनता है, इससे बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं, जिसमें काफी कड़े सख्त कदम भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल भारत जैसे उपभोक्ता के लिए, तो बहुत ही अच्छी खबर के सारे देश साथ में आए। इसका प्रयास भारत 20 साल से कर रहा था, अमेरिका ने नेतृत्व दिया तो पहली बार ऐसा हो पाया है, और मुझे लगता है इसको बिल्कुल आगे लेके जाना चाहिए। ओके, शुक्रिया तनेजा जी, आपने वक्त निकाला और क्रूड मार्केट की पूरी एनालिसिस की। चलिए अब वंदना जी भी हमारे साथ है। वंदना जी, क्रूड मार्केट पर आपका टेक क्या होगा? क्या आप भी मनोज जी को तो लगता है जो कल जो तेजी आई थी इसमें अब बेचने का मौका आ गया, क्या आप सहमत हैं उनसे? जी विश्वमोहन जी, मैंने काफी इंटरेस्टिंग सुना नरेंद्र तनेजा जी को, और मैं यहाँ पे बिल्कुल सहमत हूँ। विश्वमोहन जी, थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी 2008 में जब $147 क्रूड गया था, तो वहां पे गोल्डमैन सैक ने रिपोर्ट भेजा था कि क्रूड अब $200 आएगा, और वहां से क्रूड आया $37। तो हमें ये देखना है कि फंडामेंटल्स जो है वो जस्टिफाई है या नहीं। एक्सट्रीम एंड में हमें नहीं जाना, चाहे वो नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड हो। ना तो हमें अभी $50 की उम्मीद करनी चाहिए, ना ये कहना चाहिए कि $100 टूट जाएगा और वहां पे टिकेगा। बार बार यहाँ पे देखा जाए तो फॉर अ ब्रीफ टाइम पीरियड यहाँ पे $100 के करीब टूट गया, लेकिन हर बार यहाँ पे करेक्शन आया है। जो मेजर जोन रहा है वो $55 से कहीं ना कहीं $75 तक का यहाँ पे रहा है। मेरे ख्याल से अभी प्राइसेस यहाँ पे और करेक्ट होंगे, और जो अगला मुझे सपोर्ट दिख रहा है विश्वमोहन जी, मैं बताना चाहूंगी, मुझे लग रहा है कि $74 यहाँ पे WTI में एक जो सपोर्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है, और वहां पे प्राइसेस को नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर घरेलू बाजार की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार 5450 से लेके 5500 तक के जो प्राइसेस हैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे क्रूड में आने चाहिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग साइड में आज के दिन में, तो थोड़ा सा कल का कैंडल ने एक चार्ट को बदल दिया है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा जो अपसाइड है वो दिखेगा। लेकिन जो भी अपसाइड यहाँ पे है, वहां पे अगर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म की बात की जाए तो वहां पे एक जो सेलिंग है वो क्रिएट होगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्राडे में मुझे बाइंग लग रही है 5825 पे बाय करना चाहिए, 5950 का टारगेट रखना होगा। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे 5785 का होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी बात है कि कोई यहाँ पे मिड टर्म के लिए क्रूड में ट्रेड करना चाह रहा है, तो मैं सलाह दूंगी कि एक बार 5900 तक का प्राइसेस आने दीजिए, हायर साइड से यहाँ पे सेलिंग करिए। टारगेट आपको यहाँ पे रखना होगा एटलीस्ट 5600 का, स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना होगा 6050 का। ओके, तो ये व्यू है क्रूड में। गोल्ड को लेकर वंदना जी आप क्या कहना चाहेंगी? गोल्ड खरीदें या बेचें आज के लिए? गोल्ड काफी कंफ्यूज कर रहा है विश्वमोहन जी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज जो डेटा आना है वो डेटा जीडीपी डेटा है, ड्यूरेबल गुड्स डेटा है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा यूएस से आने और मिक्स है। लेकिन देखा जाए तो जो जीडीपी डेटा है यूएस का वो काफी कम होके आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से इसका फायदा थोड़ा सा इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे गोल्ड को मिलेगा। ज्यादा यहाँ पे हायर साइड में बाइंग में प्रेफर नहीं करना चाहूंगी कि बहुत शार्प यहाँ से राइज आएगा, क्योंकि जो मेन ट्रेंड है वो डाउन साइड का हो गया है गोल्ड का। एक पुलबैक रैली यहाँ पे आ सकती है, तो मेरे ख्याल से 47,600 के करीब बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पे टारगेट यहाँ पे 47,825 के करीब होना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 47,500 का। तो इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि बाइंग मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ पे इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड में मिलना चाहिए, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे भी नहीं रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि हायर साइड से अब गोल्ड में थोड़ा सा जो करेक्शन है हर हायर साइड से देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ट्रेंड के साथ ही रहना बढ़िया है, साथ रहना है। और आज के लिए खरीदारी की सलाह है 47,825। बेस मेटल्स में मनोज जी अगर कोई टॉपिक हो आज के लिए आपकी तरफ से? बेस मेटल्स में हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, और यहाँ पे सारी बेस मेटल्स लोअर लेवल से जो है वो रिकवरी दिखाते हुए नजर आए, चाहे वो कॉपर हो, निकल हो या जिंक हो। लेकिन पिछले 2-3 सेशन में हमने देखा है कि लेड एक बहुत ही सीमित दायरे में जो है वो कारोबार करता हुआ दिखा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे लेड दिसंबर वायदा में आज थोड़ी बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। 184.50 पर जो है यहाँ पे बाइंग की रणनीति रहेगी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में।
यानी 188 के टारगेट के लिए लेड खरीदारी की सलाह है। वंदना जी, आप फटाफट बताइए बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद है आज? मुझे लग रहा है कि कुछ बेस मेटल्स में यहाँ पे सेलिंग आ सकती है विशु मोहन जी। डेटा थोड़ा सा नेगेटिव एक्सपेक्टेड है जीपीसी, तो यहाँ पे कॉपर में मुझे सेलिंग लग रहा है 738 के लेवल पे सेलिंग करना चाहिए। ज्यादा यहाँ पे शार्प फॉल नहीं है, 732 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस 741 का होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे निकल है, गैप अप ओपनिंग इसने दिया, मुझे लग रहा है कि ये गैप फिल होना चाहिए। डाउनसाइड में मुझे लग रहा है कि 1555 के लेवल पे एक बार सेल इनिशिएट करना चाहिए, 1542 का टारगेट रखना होगा, तो स्टॉप लॉस हम लेके चल सकते हैं 1562 का। और एक और मुझे लग रहा है कि जिंक जो है इसमें भी काफी अच्छा हायर साइड देखा था, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन एक्सपेक्टेड है इसमें। 274 के लेवल पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 271 का यहाँ पे टारगेट होगा, तो स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लगाना होगा 275.5 का। यानी इनकी बिकबाली की सलाह है बेस मेटल्स में, कॉपर, निकल और जिंक तीनों ही बेचने की सलाह है, और लेड खरीदारी की सलाह थी मनोज जी की तरफ से, और मनोज जी का मानना है कि लेड खरीदे 188 के टारगेट के लिए। चलिए एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं। ग्वार सबसे पहले बात होगी, जहां पर अब गिरावट दिख रही है इस हफ्ते। हमारे साथ जाने माने एग्री एक्सपर्ट और ग्वार मार्केट के बड़े दिग्गज पुखराज चोपड़ा साहब है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, जिस तरह से नरमी अब दिख रही है, और कितना गिर सकता है ग्वार के दाम, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? धन्यवाद विष्णुमोहन जी। ग्राउंड रिपोर्ट तो वही है, सेम टू सेम, यानी फसल कमजोर है। जैसे डिमांड आती है बाजार टूट बढ़ जाता है। देखिए आप, ग्वार गम रोजाना रिएक्ट करता है तेजी की ओर, मंदी की ओर। जिस समय डिमांड आती है, लेवाल आते हैं, निर्यातक पाउडर प्लांट लेवाल आते हैं, तुरंत 500 रुपए बाजार बढ़ जाता है गम का, और जैसे ही वो 2 दिन चुप रहते हैं 500 रुपए बाजार घट जाता है। तो ये तेजी मंदी चलती रहेगी, ये सारा डिमांड पर चला गया मैटर। जैसी डिमांड आती रहेगी वैसे बाजार बढ़ता रहेगा, डिमांड कमजोर रहेगी तो कुछ दिन के लिए बाजार रुक जाएगा। तो फसल को देखते हुए और स्टॉक को देखते हुए अभी लगता है कि बहुत बड़ी मंदी की बात तो ग्वार गम में नहीं है। अगरचे डिमांड ठीक से निकल के आ जाती है तो बाजार तुरंत विस्फोटक बढ़ेगा, और जब बाजार बढ़ता है, जब फसल कम होती है विष्णु मोहन जी, तब हमेशा यही होता है, न मिलर को बेचना है, न किसान को बेचना है, न ट्रेडर को बेचना है। ये स्थिति इसके अंदर है। जैसी सोयाबीन में अभी चला है, 5200 रुपए से सोयाबीन चली और 6700 रुपए हो गई। यानी चलती फसल में, चालू फसल में जब तेजी चलती है तो किसी को बेचना नहीं, ये स्थिति गम ग्वार में है। ओके, शुक्रिया पुखराज जी, आज वक्त कम है, फिर आपसे लंबी बात करेंगे आगे। जी, धन्यवाद। शुक्रिया सर। हमारे वंदना जी, अब सोयाबीन की बात कर रहे थे, सोयाबीन अच्छी रैली दिखा चुका है, अब क्या लग रहा है, क्या इन लेवल्स पे अगर 65-50 के आसपास है, इन लेवल्स पे क्या करे आज? विष्णुमोहन जी, अराइवल प्रेशर यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मेरे ख्याल से, और प्रोडक्शन भी सही है यहाँ पे। मुझे लग रहा है हायर लेवल्स पे यहाँ पे सेलिंग इंडिकेशंस आ रहे हैं, चार्ट भी यही बता रहा है। सोयाबीन में 65-35 के लेवल पे एक बार सेलिंग को इनिशिएट करना चाहिए, 63-50 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 66-35 का। इसके साथ विष्णुमोहन जी, मुझे एक क्रूड पॉम ऑयल में भी यहाँ पे गिरावट लग रही है, सेम कैटेगरी के हैं दोनों। 1129 के लेवल पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 1121 का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1133 का यहाँ पे लगा के चलना चाहिए, और क्रूड में गिरावट आती है तो मेरे ख्याल से ये गिरावट सीखों में भी थोड़ा सा डीप हो सकता है। ओके, यानी 2 सेल कॉल है, तेल तिलहन से सोयाबीन और क्रूड पाम तेल, यहाँ पर दोनों ही बिकबाली की सलाह वंदना जी की तरफ से। मनोज जी, एग्री मार्केट में कोई एक पिक आज बता दीजिए, वक्त कम है। मेरा मानना है कि ओके सर, आपके ऑडियो में दिक्कत है, आपकी कॉल मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे थे। कॉटन सीड ऑयल की खरीदारी की सलाह है, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 2600 रुपए पे खरीदारी की राय दे रहे थे, 2700 रुपए का टारगेट दिया है, जो स्टॉप लॉस है 2555 का। शुक्रिया मनोज जी आपका और वंदना जी आपका, आप दोनों ने बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए और सारे आउटलुक भी बताए अलग अलग कमोडिटीज़ के। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफिनो जंक्शन। नमस्कार।